क्वेश्चन नंबर 42। कोडियाक कंपनी, आज ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, उन्होंने उन्होंने हमको बोला है, प्रिपेयर 3 ईयर कैश फ्लो फोरकास्ट ऑफ द बिजनेस ऑन द बेसिस डिस्क्राइब्ड अबाउ, हाईलाइटिंग द फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी इन ईच ईयर। ठीक है, तो उन्होंने बोला एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द बिजनेस बेस्ड अपॉन एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी एंड द टर्मिनल वैल्यू बेस्ड अपॉन अ सब्सटैंशियल ग्रोथ रेट ऑफ 3% पर ईयर आफ्टर देयर आफ्टर। ओके, सबसे पहले तो कोडियाक कंपनी इज अ स्मॉल सॉफ्टवेयर डिजाइन बिजनेस established 4 years ago. The company is owned by three directors who have retailed sorry, who have relied, so I'm so sorry, who have relied upon external accounting services in the past. The company has grown quickly, and the directors have appointed you as a financial consultant to advise on the value of the business under their ownership. The directors have limited liability, and the bank loan is secured against general assets of the business. The directors have no outstanding guarantees on the company's debt. The directors have limited liability and the bank loan is secured against the general assets of business. The directors have no outstanding guarantees on the company's debt. ठीक है, हमको बनाना है 3 ईयर का कैश फ्लोज ना। तो देखो, ये मुझे नहीं लगता कि वो ईयर जीरो वगैरह से चालू होने होने वाले समझे, बिकॉज ये वैल्यूएशन में आते हैं। इसलिए हम लोग डायरेक्टली ईयर 1 2 3 4 से चालू करेंगे। ये पार्ट 1 2 3 4 से भी मतलब बना के रख देता हूँ जस्ट फॉर सेफर साइड। वर्किंग नोट। सबसे पहली बात तो डेप्रिसिएशन इज चार्ज 10% पर ईयर ऑन द ईयर एंड नॉन करंट एसेट बैलेंस बिफोर accumulated depreciation and is included in the other operating costs in the statement of profit or loss. ओके, डेप्रिसिएशन ऑन नॉन करंट एसेट मैंने नीचे दिया हुआ है। ये विल कॉस्ट 15% ऑफ सेल्स रेवेन्यू। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसा स्प्लिट दिया हुआ है इसका। ये हमारे स्टेटमेंट्स है ना, ये हमारे अकाउंट्स है ईयर एंड के। इसका इन्होंने नीचे यहाँ पे स्प्लिट दिया हुआ है। इन्होंने क्या बोला, रेवेन्यू एंड वेरिएबल कॉस्ट आर प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 9% पर ईयर एंड द फिक्स्ड कॉस्ट आर प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 6% पर ईयर। हाँ, ठीक है। मुझे 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 3 साल का ही करना है ना। ठीक है, तो ईयर 4 में देखता हूँ, टैक्स के टाइम पे अगर आया तो ठीक है, वरना मैं गलती से 4 साल का बना दूंगा। गलती से 4 साल का बन गया फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देखो, सेल्स रेवेन्यू जो है वो 5,000 से अभी 1.09% से ग्रो होना चाहिए, एंड सो ऑन। ठीक है ना। चलो, वेरिएबल कॉस्ट 3,000 से 9% ग्रो होगा, एंड हर साल 9% से ग्रो होगा। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होगा 15%। अभी इधर मेरे को वो वर्किंग नोट करना पड़ेगा।
सेल्स रेवेन्यू का 15%, 15% ऑफ सेल्स रेवेन्यू fixed costs are expected to grow at 6% per year. 1000, 1.06. Fixed costs are expected to grow by, ठीक है, तो 6% growth in fixed costs कहता है डेप्रीसिएशन ऑन नॉन करंट एसेट्स। अभी उधर आने से पहले कुछ और चीजें हैं क्या? कंपनी pays interest on outstanding loan of 7.5% per year and accrues tax on the profits at 30% payable in the following year. Company does not pay dividends. ठीक है, तो जरा बाद में आते हैं, रुक जाते हैं थोड़ा। हाँ। देखो, पेबल इन द फॉलोइंग ईयर बोला है, बराबर है। दे हैव सेड दैट पे इज पेबल इन द फॉलोइंग ईयर, बराबर। तो हमें टैक्स तो बेसिकली पिछले साल का इस साल में भरना पड़ेगा। तो पिछले साल प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया था 49 का, टैक्स रेट कितना है 30%। तो मुझे इस साल जो टैक्स भरना है वो भरना है 49 का 30% बेसिकली, है ना। मैं पिछले साल का ये वाला 49 इस साल में भरूंगा टैक्स 30% ऐसा। अभी नॉन करंट एसेट में बहुत सारी चीजें दी गई है, एक मिनट पहले क्या है, नेट करंट एसेट्स रिपोर्टेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कंटेन 50,000 ऑफ कैश। ओके, नेट करंट एसेट्स ऑफ 270 में 50,000 कैश है। नेट करंट एसेट्स, ठीक है। कैश है 50,000 का, तो क्या मतलब फिर इसमें से ये जो बच गया वो है रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री। लेकिन उससे क्या मतलब, उससे क्या हुआ मुझे पता नहीं। One of your first tasks is to prepare for the directors a forward cash flow projection for 3 years and value the firm on the basis of expected free cash flow to equity. And in discussion with them, you note the following: the company will not dispose of its non-current assets, but will increase its investment in non-current assets by 20% per year. अच्छा, तो ये लोग नॉन करंट एसेट्स पे आ जाते हैं। कंपनी विल नॉट डिस्पोज ऑफ एनी नॉन करंट एसेट, अच्छा ये तो सब बहुत बड़ा assumption है। बट विल इंक्रीज इट्स इन्वेस्टमेंट इन न्यू नॉन करंट, ठीक है। तो अभी के लिए नॉन करंट एसेट्स का सीन क्या है, ओपनिंग 1,200, एडिशन 66 के किए, मतलब देखो न्यू नॉन करंट एसेट्स यहाँ पे 66 के आए हैं। सो न्यू नॉन करंट एसेट्स आर 1, 2, 3, ये 3 सालों के लिए 20% से मैं बढ़ा रहा हूँ, तो 66 इंटू 1.2, देन इसका 1.2, एंड देन इसका 1.2। ठीक है, तो ये मैं हो गए मेरे न्यू एनसीए। इन्वेस्टमेंट इन नॉन करंट एसेट्स,
The company's depreciation policy matches the current available tax allowable debt. तो ये देखो, means depreciation policy matches the currently allowable tax allowable debt. The straight line write-off policy is not likely to change. ठीक है, straight line write-off policy is not likely to change. Okay. तो अब बेसिकली मेरे को नॉन करंट एसेट्स, देखो यहाँ पे मेरे कितने थे, मतलब नॉन करंट एसेट्स, मैंने यहाँ पे देखो डेप्रीसिएशन चार्ज किया है 127 का। तो बेसिकली मैंने इस वैल्यू पे किया रहेगा 1266 पे। तो बेसिकली मैं नेट बुक वैल्यू पे कभी डेप्रिसिएशन लेता ही नहीं हूँ। मैं हमेशा नॉन करंट एसेट्स का जो ग्रॉस वैल्यू उसी पे डेप्रिसिएशन लेता हूँ, है ना। तो अब क्या होगा, नॉन करंट एसेट 21266, तो इसमें मेरे को मिलेंगे टोटल नॉन करंट एसेट्स। तो मैं इसके ऊपर अभी डेप लूंगा। डेप कितना, 10। हाँ 10% है, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ था 10%। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और देखो डेप्रीसिएशन। अच्छा रुक जाओ एक मिनट, देखो मैंने इस वाले केस में पिछले साल का ग्रॉस वैल्यू यहाँ पे डाला, क्योंकि उन्होंने बोला है कि मैं कोई एसेट को मतलब डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहा हूँ, और डिस्पोज ऑफ भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे को डेप्रिसिएशन भी इस ग्रॉस वैल्यू पे ही लगानी जानी है हर साल। तो ये देखो कैसा है बताया क्या, ये 1200 मेरे पिछले साल का ग्रॉस वैल्यू रहेगा, जिसके अंदर 66 ऐड हुआ रहेगा। तब तब जाके ये मेरे करंट ईयर का ग्रॉस वैल्यू बना है। तो अब मेरे को इस चीज को नेक्स्ट ईयर लेके आनी है, जो मैं लेके आया 126। तो अब मेरे को ये हर साल पिछले साल का, पिछले साल का मेरे को ऐसे ही करते जाना। दिस इज एक्चुअली वेरी बैड डेप्रिसिएशन मतलब पॉलिसी, बहुत ही खराब है। या तो मैंने बहुत गंदा सम किया, या फिर ये डेप्रिसिएशन मतलब पॉलिसी बहुत खराब है। तो मेरे को टोटल यहाँ पे मिल जाएगा ना, टोटल अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट, दैट आई विल गेट। अरे अरे अरे, अच्छा बाय द वे मेरे को अभी ये याद आया, मैं एडिशनल नॉन करंट एसेट्स के वजह से, ये एक्चुअली पता है कैसा समय, ये एक्चुअली वो एक टेक्स्ट बुक में फॉर्मेट था ना, उसका समय ये। वो फॉर्मेट मुझे अगर मिल जाता मजा आता। वो वैल्यूएशन के चैप्टर्स में ही था कहीं पे तो। ये रियल वैल्यू होगा 400 पे मिलेगा। नहीं, कैश ऑफर ये सब तो थिंक इस सब के पहले था, रिवर्स टेक ओवर वगैरह के पहले था। हम्म, ये हाँ ये रहा 478 पे। ये फॉर्मेट है। वो कैसे करना है ये वाले फॉर्मेट में, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इन दिस सिचुएशन फ्री कैश फ्लो नो मोर। ठीक है, यही फॉर्मेट है राइट। तो मेरे को इंटरेस्ट वगैरह कुछ लेना नहीं है इसमें। नो नो वेट 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 वेट, ऐसा नहीं है, एक मिनट एक मिनट। या आई थिंक सो, चल ठीक है, ये इसी फॉर्मेट में डाल के देखते हैं चीजें। हाँ ये देखो ना, कैलकुलेटिंग फ्री कैश फ्लो फ्रॉम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो इसमें इन्होंने इंटरेस्ट तो नहीं लिया है, तो लेट्स गो अहेड।
क्योंकि मुझे पता था प्रॉब्लम क्या है, तो इन्होंने यहाँ पे लोन तो ऐसे दिया हुआ है अलग से। फिर ये वाला पढ़ लेते हैं, द डायरेक्टर्स विल नॉट टेक अ डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट 3 years बट विल देन रिव्यू द पोजीशन टेकिंग इनटू अकाउंट कंपनी सस्टेनेबल कैश फ्लो एट दैट टाइम। ठीक है, जाने दो। द लेवल ऑफ लोन विल बी मेंटेन्ड एट 990 एंड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉरवर्ड यील्ड कर्व इंटरेस्ट रेट्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज। तो इन्होंने इंटरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन क्यों दिया है? ये जब इस फॉर्मेट में डालना ही नहीं है एक्चुअली। तो विद इंटरेस्ट और विदाउट इंटरेस्ट ऐसे करके दो कैलकुलेशन बना, मतलब बना है क्या? देखते हैं पहले कि आर ओवर प्रॉफिट्स दैट मच, पहले वो चेक कर लेते हैं। अरे लेकिन एक मिनट, ये देखोगे तुम अगर फॉर्मेट को ध्यान से, तो मैं जो यहाँ पे टैक्स पे कर रहा हूँ ये 15, ये इंटरेस्ट माइनस होने के बाद ही मेरे को मिल रहा है, ये देखो। है ना? मैं और थोड़ा एक मिनट ये सब जरा निकाल देता हूँ, हटा देता हूँ ये सब चीजों को। मेरे को यहाँ पे जो टैक्स मिल रहा है 15 का, ये मेरे को पिछले साल का रहेगा। और ये जो मैंने 49 के ऊपर ऐसे टैक्स कैलकुलेट किया है 0.3 करके, ये मैंने विद इंटरेस्ट ही किया रहेगा ना, ये इंटरेस्ट इंटरेस्ट माइनस होने के बाद। सो इंटरेस्ट को कंसिडर कर लेते हैं। इंटरेस्ट कितना उन्होंने बोला, इंटरेस्ट का रेट कितना बोला उन्होंने? 7.5%। है ना? हम्म। लोन अमाउंट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज, सो -990 इंटू 0.075। फिर आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो होता है सम 2.3। तो मेरे को टैक्स मिल जाता है, मुझे कुछ और करना है इसके अंदर, तो मुझे कैश फ्लोज निकालने थे। अब अगर मुझे कैश में, तो मुझे टैक्स अलाउेबल डेब्ट, उसकी वो देखो उन्होंने मुझे कहीं पे तो बोला था कि माई टैक्स अलाउेबल डेब्ट। हाँ ये देखो, द कंपनी डेप्रिसिएशन पॉलिसीज मैचेस द करंटली अवेलेबल टैक्स अलाउेबल डेब्ट। तो मैं क्या करूंगा, इसी टैक्स अलाउेबल डेब्ट को यहाँ पे लिख दूंगा एडिशन करके। अरे यार, तो ये मेरे को मिल दे देगा मेरे फ्री कैश फ्लोज, देने तो चाहिए। चेक कर लेते हैं। डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग कौन से रेट पे होगा? द डायरेक्टर्स हैव सेट अ टारगेट रेट ऑफ रिटर्न ऑन देयर इक्विटी ऑफ 10% per year, which they believe fairly represents the opportunity cost of their invested funds। चलो गुड, तो 10% दिया हुआ है। 0.909, 0.826, 0.82 नहीं, 0.751, 0.751। ठीक है। सो कैश फ्लोज या फिर प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। रिटर्न्स, ये आता है दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो मुझे लगता है 405 का रिटर्न्स। पहले यहाँ तक बराबर है कि नहीं, पहले वो चेक कर लेते हैं, वरना फिर परपेचुअली तो रॉन्ग ही आएगा, है ना? नहीं, थोड़ा सा गलत है, एक मिनट, क्यों गलत है? वर्किंग कैपिटल, ओ राइट, इन्होंने खुद से दिया हुआ था। शिट शिट शिट, इन्होंने देखो वर्किंग कैपिटल खुद से दिया हुआ था। याद आया ये देखो, दे हैव सेड नेट करंट एसेट्स, मतलब इसमें पेएबल्स ऑलरेडी माइनस्ड होगा। ये इन्होंने क्या बोला था, इन रिसीवेबल्स एंड इन्वेंटरी, तो ये ऐसा है। ये जो नेट करंट एसेट्स है ना, दिस इज रिसीवेबल्स प्लस इन्वेंट्री माइनस पेएबल्स, राइट?
ये ऐसा है, रिसीवेबल्स प्लस इन्वेंट्री माइनस पेबल्स। सो यहाँ पे इन्होंने कहीं पे तो दिया था वो कि कुछ तो ये वर्किंग कैपिटल के बारे में इन्होंने कुछ तो दिया था। द इन्वेस्टमेंट इन नेट वर्किंग कैपिटल, द इन्वेस्टमेंट इन नेट वर्किंग कैपिटल विल इंक्रीज इन द सेम लाइन विद ग्रोथ इन ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट का ग्रोथ कितना है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल विच इज 9%, मतलब 9%। सो बेसिकली फोर्थ, वर्किंग कैपिटल, ये देखना पर्टिकुलर्स, मेरे करंट ईयर में मेरा जो वर्किंग कैपिटल है वो है 220 डिवाइड बाय, फिलहाल मेरा इतना है। तो मेरा आने वाले सालों में कितना होगा? 1 2 3, इसमें 9% का ग्रोथ, बस मुझे ऐड करते जाना है। तो अब मुझे इसका इंक्रीमेंटल लेना है। इंक्रीमेंटल कैसे लूंगा? ईयर वन माइनस दिस, आई विल कीप ऑन डूइंग दैट। ये हो जाने के बाद आएगा वर्किंग कैपिटल, यहाँ पे मेरे वर्किंग्स में दिस में। अब देखना यहाँ पे ना कोई वो रिलीज नहीं है। रिलीज क्यों नहीं है? बिकॉज हम लोग प्रोजेक्ट को बंद नहीं कर रही है, बस हम वैल्यूएशन निकाल रहे हैं ऐसा। अब देखना, अब रिटर्न आए 351.76, पहले यहाँ तक बराबर है कि नहीं वो चेक करते हैं। देन विल गो डाउन टू परपेचुइटी। वैसा उन्होंने यहाँ पे नहीं दिया है, उन्होंने सीधे दिया फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी दिया हुआ है 114 बराबर 142.53 एंड 172.97। सो आई थिंक ये बाकी सारे फिगर्स तो बिल्कुल सही है, नो मिस्टेक्स इन दैट। इसको मैं कर देता हूँ मार्क पहले, एग्जाम मार्क। अभी हमको क्या निकालना था? हमको 100% इस पे वैल्यूएशन निकालना था। ये हमने कर दिया, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी हमने ईच साल का निकाल दिया है। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द बिजनेस बेस्ड अपॉन द एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। सो अभी व्हाट दे आर सजेस्टिंग इन द थर्ड क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी फ्लो फ्लो में कर लिया, बट यहाँ पे सेकंड पार्ट यहाँ से चालू होता है इसका। इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड नाउ? तो ये आ गए मेरे रिटर्न फ्रॉम ईयर 1 to 3। अब मैं लगाऊंगा perpetuity. Now we have to find the value till perpetuity। वो कैसे मिलेगी? कैश फ्लोस 1 + G डिवाइड बाय KE - G। जी कितना है? सबसे पहले कैश फ्लोस 1 + G कर लेते हैं। कैश फ्लो हम लेंगे पिछले साल का फ्री कैश फ्लो, जस्ट जस्ट एक ईयर पीछे का, इनटू ब्रैकेट ओपन 1 +, अभी मैं लूंगा जी। जी मेरा कितना है यहाँ पे? ग्रोथ। कहाँ दिया है? हाँ ये दिया है, सब्सटेंशियल ग्रोथ रेट ऑफ 3% पर ईयर आफ्टर दैट। सो 3% का ग्रोथ रेट तो है, सो 0.03 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया मेरा कैश फ्लोज 1 + G। अब मैं करूंगा KE - G। वो कैसे होता है? 10% -3%। ये हो गया। अब मैं करूंगा इन दोनों का डिवीजन, तो ये मुझे आंसर मिल गया। लेकिन लेकिन इसके नीचे मुझे लगानी है प्रेजेंट वैल्यू। ये मैं हमेशा भूल जाता हूँ, इस बार मेरे को याद है। प्रेजेंट वैल्यू उसके एक साल पिछले वाले की, तो 0.751। सो इन दोनों को जब मैं करूंगा तो ये मुझे फोर सीएबल फ्यूचर। तो फिर अब मेरे को आएगी टोटल वैल्यूएशन, ये प्लस
ये तो मुझे आएगा 2263 इज माई वैल्यूएशन, टोटल वैल्यूएशन। उनको क्या आया है? दे हैव I've got 2266, I've got 2263। ठीक है, वो राउंड ऑफ एरर्स के वजह से। ठीक है, बट दिस इज हाउ मोटा मोटी में हम ये सम फिनिश ऑफ करते हैं, ठीक है ना। इनके ये देखो, इनके इस वाले वर्किंग पे मत जाना, 1.1 रेज टू -3। दिस इज द एग्जैक्ट सेम थिंग जो मैंने किया, डिस्काउंटिंग करना है बेसिकली, है ना। अब आगे, एडवाइज द डायरेक्टर्स ऑन द assumptions एंड द अनसर्टिनिटीज विथ योर वैल्यूएशंस। हाँ, अभी हमको सारे के सारे इसको बेसिकली प्रॉब्लम्स बताने हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, या हमने बहुत ज्यादा कौन कौन से assumptions इसमें कंसिडर किए हुए हैं, वैसा सब अभी हमको इनको बताना है। तो देखो, सबसे बड़ा जो इसमें assumption या मेरे को लगता है ना, वो है नॉन करंट एसेट्स में हमने लिया है कि डेप्रिसिएशन जो है हम लोग डिस्पोज ऑफ ही नहीं कर रहे, और हम लोग डेप्रिसिएशन पहले वाले वैल्यूज पे ले रहे हैं, मतलब इतने ग्रॉस वैल्यू पे ले रहे हैं, जबकि नेट बुक वैल्यू पे लेना चाहिए था। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन का कॉस्ट हमारे ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब हमारे पीएनएल में ज्यादा का दिख रहा है, जिसके कारण प्रॉफिट्स आर गेटिंग अफेक्टेड एंड लेस प्रॉफिट्स आर बीन, मतलब वो टैक्स्ड ऑन, ये हम बोल सकते हैं। इंटरेस्ट रेट, ठीक है। टैक्स के बारे में मैं बोल सकते हैं कि टैक्स एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है, 30%। बट टैक्स स्लैब रेट्स को कंसिडर ही नहीं किया है। कंपनी अगर डिविडेंड्स नहीं दे रही है, ठीक है, अगर कंपनी डिविडेंड, तो फिर शेयर होल्डर्स नाराज तो हो जाएंगे, लेकिन उसको मैं क्यों लिखूं, मतलब वो मुझे नहीं लगता लिखना चाहिए। हमें सिर्फ नेट करंट एसेट्स का वैल्यू दिया हुआ है 2,70,000, उसके अंदर कैश 50,000 इंक्लूडेड है, बस उतना दिया हुआ है, लेकिन रिसीवेबल्स कितने हैं, पेबल्स कितने हैं, और इन्वेंट्री कितनी है, वो सब दिए ही नहीं है। सेकेंडली, सेकेंड थिंग, रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट में कांस्टेंट ग्रोथ अज्यूम की गई है, वेरिएबल कंपोनेंट 15% का अज्यूम किया गया है। तो ये सारे हम लोग गलतियां बता सकते हैं। वर्किंग कैपिटल सिर्फ और सिर्फ इन लाइन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट्स ही लगने वाला है, ऐसा हमने अज्यूम किया हुआ है। फिर ऑन व्हाट बेसिस इज द रिटर्न ऑन इक्विटी बीइंग डिटरमाइंड, ये सब बोल देंगे। तो प्रॉब्लम्स तो बताने के लिए बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है ना। लेट्स चेक उन्होंने क्या लिखा है। द वैल्यूएशन इज बेस्ड अपॉन अ नंबर ऑफ assumptions which you should consider when reviewing this analysis. We have taken your judgment that 10% fairly reflects, एक मिनट, ऐसे क्यों लिखा है, ये रिपोर्ट थोड़ी है, ठीक है। We have taken your judgment that 10% fairly reflects the market rate of the return required for an investment of this type. This type should, this rate should consider or compensate you for the business risk to which you or your firm is exposed. Hmm. For an investment held within the context of a widely diversified portfolio, the rate of return you should expect will only be conditioned by your exposure to market risk. However, in the context of sole equity investment, that the rate of return you may require could be more than that which would be available from the market for investment of this type. तो इनका रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली, इन हमने क्या लिखा था कि ये बस कि ये फेयर एस्टिमेट है या नहीं, हम कैसे मान ले। तो इन्होंने स्टार्टिंग ऐसे की कि चलो हमने मान भी लिया कि ये 10% का तुम्हारा बराबर है, लेकिन फॉर इन्वेस्टमेंट हेल्ड विद इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ वाइडली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, द रेट ऑफ रिटर्न यू शुड expect will only be conditioned by your exposure to the market risk. However, in the context of sole equity investment, and the rate of return you may require could be more than that which would be available from the market. तो इन्होंने बोला है कि ऐसे इन्वेस्टमेंट्स के लिए, सोल इक्विटी इन इन्वेस्टमेंट्स के लिए, हमें मार्केट रिटर्न से शायद थोड़ा ज्यादा ही चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कोई डाइवर्सिफाई नहीं किया हुआ है इसके वजह से। In generating our projections, we have assumed the estimates are certain and that firm is a going, अरे हाँ, going concern. Going concern is the biggest assumption, क्योंकि हमने ये foreseeable future तक consider किया हुआ है इसके लिए। In considering the investment further, you may wish to explicitly consider the variability attaching to the underlying variables in the projections and possible range. तो ये वही 9% 6% के ग्रोथ के बारे में मैं बात करें कि उसमें वेरिएबिलिटी आ सकती है। For particular importance is the assumption of 3-year forecast. In practice, the period chosen does not depend upon the nature of the business.
and particular the uncertainties to which it is exposed. Finally, we have assumed a terminal value based upon future cash flows from year 3 forward, growing at a compound rate of 3%. तो अगेन इन्होंने ग्रोथ रेट 3% की बात कर ली। और हाँ, मैंने ना ये टर्मिनल वैल्यू ये वर्ड कहीं पे यूज नहीं किया। आई थिंक वो वाला वर्ड रादर देन वैल्यूएशन यूज करना ज्यादा बेटर होगा। The resulting value will be particularly sensitive to this figure, and it may be that you may wish to consider a different rate depending upon what you regard as a sustainable in the long term for a business of this type. ठीक है।